सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आम आदमी पार्टी की जो यात्रा 12 नवंबर से 24 नवंबर तक सरयू से संगम तक चलनी है और जिसके दो प्रमुख मुद्दे हम लोगों ने रखे हैं, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, उसको लेकर पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे हमारे जो प्रांत के अध्यक्ष हैं वो बैठ के कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। पर्चा, पोस्टर, होर्डिंग कहाँ कहाँ किन स्थानों पर लगना है उसकी तैयारी हो रही है, सभाएं कहाँ कहाँ होनी है उसकी तैयारी हो रही है। तो बहुत ज़ोर शोर के साथ, पूरे उत्साह के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पदयात्रा में शामिल होंगे। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो मिस्ड कॉल नंबर हमारी ओर से जारी किया गया था उसमें भी करीब करीब 3000 मिस्ड कॉल अब तक ऐसे लोगों की आ चुकी हैं जो पदयात्रा को किसी न किसी रूप में अपना समर्थन देना चाहते हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जो साथ में चलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे समर्थन देना चाहते हैं, कुछ लोग अपने अलग अलग तरीके से इस पदयात्रा को समर्थन देना चाहते हैं। जब हम लोग सामाजिक न्याय दो की बात कर रहे हैं, उसी वक्त में घटना हुई कि पासी समाज के बुज़ुर्ग को पेशाब चटवाई गई मंदिर में, जहाँ पे हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था और उनसे मिलकर आया। जब हम लोग रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसी समय में उन्नाव में एक घटना हुई जहां एक 14 साल के किशोर ऋतिक यादव को पीट पीट के मार दिया गया। जब हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो आज एक ग्राम प्रधान के घर पे हमला किया गया जो कुर्मी जाति से आते हैं, उनके साथ जाति सूचक गालियां देके और वहाँ पर एक हिंसा का माहौल और स्थिति पैदा की गई। तो स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है, सरकार जाग नहीं रही है, कुछ सोच नहीं रही, बल्कि स्थितियों को और बिगाड़ने में लगी हुई है। और क्या काम है मुख्यमंत्री जी के पास और हमारी सरकार के पास? इसका नाम बदल देंगे, उसका नाम बदल देंगे, इस पे बुलडोजर चला देंगे, उस पर बुलडोजर चला देंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो, इसकी सरकार को चिंता नहीं है। सामाजिक समरसता कैसे कायम हो, इसकी सरकार को चिंता नहीं है। आज कह रहे हैं कि मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल के कबीरदास नगर कर देंगे। भाई, आप नाम बदल के कितने रोजगार दे रहे हैं नौजवानों को, ये बताइए ना। किसान को उसके फसल का दाम कैसे दे रहे हैं वो बताइए आप। कैसे उसको खाद की बोरियां मिलेंगी ये बताइए आप। आप जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है उस पर तो जवाब देते नहीं। मेरठ में व्यापारियों की दुकान तोड़ी जा रही है, उस पर जवाब आप देते नहीं। अब रोज रोज जुमला बोलकर प्रदेश की जनता को भरमाना ये ठीक नहीं है। एक बहुत ही गंभीर विषय हमारे सामने आया है जो मीडिया के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको देखिए। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बदनाम कर रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदू युवाओं के मानस में नफरत भर रही है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने भी दिखाने जा रहा हूं। ये डुमरियागंज के पूर्व विधायक का वीडियो है, जिसको आप लोग देखिए वो क्या कह रहा है, फिर आपसे बात करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू
कितने नौजवान तैयार हैं जरा हाथ उठाओ। अरे जो विराट ये हो लोग का नहीं लोग में 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये दो अब आप इस नफरती विधायक की भाषा सुन रहे हैं। ये राघवेंद्र प्रताप सिंह है, वहाँ का पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा डुमरियागंज से। और आप देखिए तस्वीर किसकी लगी हुई है। एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ योगी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान बना हुआ है और आगे ये आदमी खड़ा हुआ है। और ये क्या कह रहा है? कह रहा है कम से कम 10 मुसलमान लड़कियों को भगाओ, नौकरी हम देंगे। ये हिंदू युवाओं का, हिंदू धर्म का अपमान है। क्या कोई हिंदू माँ बाप अपने बेटे को छिछोरा बनाना चाहता है कि दूसरे की लड़की को लेके भाग जाओ, दूसरे के धर्म की लड़की को लेके भागो? इतना घटिया बनाना चाहता है कोई माँ बाप? कोई हिंदू अपने लड़के को इतना घटिया बनाना चाहता है कि तुम किसी दूसरे धर्म की लड़की को लेके भाग जाओ? 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी जी ने किया था, नहीं दिया। 13.5 लाख नौकरी देने का वादा योगी जी ने किया था, नहीं दिया। अब नौकरी आपको कैसे मिलेगी? कह रहे हिंदू धर्म के लोगों, हिंदू धर्म के लोगों, हिंदू धर्म के युवाओं, मुसलमानों की लड़कियों को भगाओ तब आपको नौकरी देंगे, ये कह रहे हैं। कोई एक्शन हुआ इनके खिलाफ? एक शब्द मोदी जी के मुंह से निकला? एक शब्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला? आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आपका विधायक खुलेआम ऐसे नफरत फैला रहा है। यह हिंदू धर्म की पहचान बनेगी पूरी दुनिया में? ऐसे हिंदू धर्म की पहचान बनेगी? हिंदू धर्म का नौजवान किसी धर्म की लड़की को भगाने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाएगा? इतना घटिया हिंदू धर्म के लोगों को समझते हैं लोग, इतना घटिया हिंदू युवाओं को समझते हैं। कौन सा माँ बाप अपने बेटों को छिछोरा बनाना चाहता है, बताइए आप? और उसके बाद नारा क्या लगा रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर किसी के घर की बेटी की ओर आंख दिखाने वालों के तो धर्म हिंदू कहलाने का भी हक नहीं है। भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं आप, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जिन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास काटा, उनका नारा लेकर लगा के आप कह रहे हैं दूसरे धर्म की लड़कियों को भगाओ। यह है हकीकत। और एक भी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं हुई। तो क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने लाइसेंस दे रखा है अपने पार्टी के नेताओं को गुंडागर्दी करने का, खुलेआम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने का, खुलेआम किसी की लड़की को भगाने का आह्वान करने का? ये घटना वाकई बहुत ही शर्मसार करती है हम लोगों को। कहां लेके जा रहे हैं हम लोग हिंदू धर्म को? क्या पहचान हम दुनिया में बनाना चाहते हैं हिंदुओं की? कितना घटिया हम हिंदुओं को साबित करना चाहते हैं? क्या हिंदू इसीलिए पैदा हुआ है कि वो दूसरे धर्म की लड़की को भगाएगा? एक प्रश्न तो ये था। दूसरा मसला है हमारे जनपद सुल्तानपुर से जुड़ा हुआ। बिरसिंहपुर का एक सरकारी अस्पताल है जहां पर हमारे मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे जी कई दिन से धरना दे रहे थे। और वहां कारण क्या है धरना देने का?
हफ्ते में एक दिन अल्ट्रासाउंड होता है। मरीजों का उस अस्पताल में, बिरसिंहपुर अस्पताल में, हफ्ते में एक दिन अल्ट्रासाउंड होता है, एक दिन मात्र। और जितनी दवाएं मरीजों को लिखी जाती हैं सब बाहर से लिखी जाती हैं। अभी आपने बैलगाड़ी का सीन देखा, हमीरपुर का। बैलगाड़ी में महिला का प्रसव कराने के लिए लेके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के दृश्य सामने आते हैं, कहीं मोमबत्ती से ऑपरेशन हो रहा है, कहीं बैलगाड़ी से महिला को प्रसव कराने के लिए ले जाया जा रहा है, कहीं कुत्ते जो है वो हॉस्पिटल के बेड पे बैठे हुए हैं। ये स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत है। मैंने अपने ज़िले का अस्पताल का वीडियो जारी किया था, जहाँ पे कागज़ का एक्सरे, कागज़ पे एक्सरे करके दे रहे हैं। और जिसकी लड़ाई वंशराज जी लड़ रहे हैं, वहाँ हफ्ते में एक दिन अल्ट्रासाउंड होता है। और दावा करेंगे कि हम तो अमेरिका और लंदन से बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहे हैं यूपी में। ये योगी जी का दावा है। तो वहाँ के जो सीएमएस हैं, उसके मुंह से निकल गया कि भाई आप हमारा क्यों पुतला फूंकना चाहते हैं? अगर पुतला फूंकना है तो योगी जी का पुतला फूंकिए। और आज वो सीएमएस सस्पेंड हो गया। अरे भाई, अगर मान लो उसने ये बोला भी कि योगी जी का पुतला फूंकिए, इसका मतलब वो सीएमएस भी दुखी था। वो भी जान रहा है कि हमको ऊपर से व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो उसने बोल दिया कि भाई आप हमारा पुतला क्यों फूंकना चाहते हैं, आप योगी जी का पुतला फूंकिए। तो बजाय इसके कि वहाँ डेली अल्ट्रासाउंड शुरू किया जाए, बजाय इसके कि बाहर से दवा ना लिखी जाए और दवा वहाँ पे दी जाए मरीजों को, आज उस सीएमएस को ही सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्थानीय स्तर पे हमारी पार्टी के लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वंशराज जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। शीघ्र उसका समाधान कर दीजिए, वरना फिर पार्टी को अगर सारी जगहों से इकट्ठा होकर उस मामले में जुटना पड़ा तो फिर प्रशासन को दिक्कत होगी। इसलिए उसका समाधान होना चाहिए। ये एक तीसरा विषय था। और अंतिम विषय आप सबकी जानकारी में होगा कि एक नारा है LIC का, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। यानी देश की जीवन बीमा की सबसे बड़ी कंपनी वो इस देश के करोड़ों लोगों को विश्वास दिलाती है कि जब तक आप जिंदा हैं, आप बीमा की राशि हमारे पास जमा कीजिए, हम आपके साथ हैं। और ईश्वर न करे अगर आपकी मृत्यु हो गई तो हम आपके परिवार के साथ हैं। यानी जिंदगी के साथ भी हैं और जिंदगी के बाद भी हैं। उसके साथ क्या किया मोदी जी ने? उसके साथ यह किया नरेंद्र मोदी जी ने कि LIC का 33,000 करोड़ रुपए, जिस LIC में लगभग 25 करोड़ लोगों के पैसे जमा है, जीवन की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा है, उस LIC का पैसा उठा के 33,000 करोड़ रुपए अपने दोस्त अडानी को दे दिया। 3300 रुपए नहीं, 33,000 रुपए नहीं, 3300 करोड़ नहीं, 33,000 करोड़ रुपए। और कैसे वक्त में दिया? जब अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जब अडानी की कंपनी डूबने लगी, निवेशकों ने अपना पैसा खाली कर लिया, जब सारे निवेशकों को लगा कि अब अगर अडानी की कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे वक्त में मोदी जी ने कहा हमारे दोस्त को बचाओ और देश के करोड़ों लोगों का पैसा इसी अडानी के ग्रुप में डुबाओ। तो डुबा दिया गया। अब अगर शेयर का मतलब है आप उसके साझीदार बन रहे हैं, एक डूबती हुई कंपनी का साझीदार कौन बनता है? एक बर्बाद हो रही कंपनी का साझीदार कौन बनता है? एक भ्रष्टाचार में लिप्त कंपनी का साझीदार कौन बनता है? एक घोटाला करने वाली कंपनी का साझीदार कौन बनता है? नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय और LIC। 33,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड और शेयर LIC ने
खरीदा अडानी की कंपनियों का। आप कल्पना कीजिए, और इसकी कोई रिपोर्ट हिंदुस्तान में नहीं उजागर हुई। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको उजागर किया। आप अंदाजा लगाइए। तो अब अगर शेयर डूबेगा तो देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा डूबेगा। अगर अडानी बर्बाद होगा तो LIC में जमा करने वाले जो लोग हैं, पैसा जमा करने वाले लोग, उनका पैसा बर्बाद होगा। तो ये काम मोदी जी आपने क्यों किया? आप अपने दोस्त के लिए इस देश को कितना नीलाम करेंगे, कितना बेचेंगे? कोयला आपने दे दिया, गैस आपने दे दिया, बिजली आपने दे दिया, पानी आपने दे दिया, सड़क आपने दे दिया, रेल आपने दे दिया, सेल आपने दे दिया, एयरपोर्ट आपने दे दिया, सी पोर्ट आपने दे दिया, सब कुछ आपने दे दिया, और लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा उठा के 33,000 करोड़ रुपए दे दिया। ऐसे समय में जब सेबी की जांच चल रही है, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जब अमेरिका में उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, ऐसे समय में आपने LIC का पैसा वहाँ पर क्यों लगाया? देश आपसे पूछना चाहता है। और एक अडानी के लिए आप देश को कितना बेचेंगे और नीलाम करेंगे, ये भी सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोग पूछना चाहते हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर, देश और प्रदेश में छठ पूजा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो तमाशा देखने को मिल रहा है, उस पर आपका क्या नज़रिया है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि उस तमाशे को आप लोग अपने कैमरे में कैद कीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने दिखाया कि किस तरह से पूर्वांचलियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्वांचल के लोग जो कई कई दिनों तक ट्रेन में बैठ के सफ़र कर रहे हैं, जानवरों की तरह लद कर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से बिहार पहुंच रहे हैं, अपने घर पहुंच रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं, जयपुर से, राजस्थान से, अलग अलग जगहों से। रेल मंत्री जी ने दावा किया था कि हम सैकड़ों स्पेशल ट्रेन चला देंगे। नतीजा आपके सामने है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ट्रेन में इंसान वैसे नहीं जा सकता, जानवर की तरह उसको ले जाया जा रहा है। अब जब लोग अपने घरों पर नहीं जा पाते तो केजरीवाल साहब ने व्यवस्था की थी, हजारों घाट दिल्ली में बनवाए थे कि आप यहीं पर अपना पूजा पाठ आयोजन छठ पूजा का कर लीजिए। तो हमारे पूर्वांचल भाई बहन, पूर्वांचल के, वो लोग छठ पूजा उन घाटों पे मनाते थे। अब क्योंकि प्रधानमंत्री को बिहार में वोट लेना है, प्रधानमंत्री को बिहार में चुनावी फायदा लेना है, इसलिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है दिल्ली में, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस वीडियो के माध्यम से दिखाया कि एक फर्जी घाट तैयार कर दिया गया मोदी जी के लिए। यमुना नदी दूर है, उसके बीच में मिट्टी है, मिट्टी के बाद गड्ढा खोदा गया और गड्ढे में पाइप से पानी भरा गया और पानी भर के कहा गया ये है स्वच्छ यमुना, ये है साफ सुथरी यमुना, यहां हमारे प्रधानमंत्री महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्नान करेंगे और छठ पूजा में। अभी तक कभी, जब तक केजरीवाल जी की सरकार थी 10 साल, कभी आपने मोदी जी को नहीं देखा होगा छठ पूजा मनाते हुए दिल्ली में। कभी देखा आप लोगों ने? बताइए 10 साल में कभी देखा हो? क्यों भाई, केजरीवाल इंसान नहीं थे क्या? आम आदमी पार्टी की सरकार एक राज्य सरकार नहीं थी क्या? आप तब आके पूजा नहीं कर सकते थे क्या? तो छठी मैया भी इन लोगों को देख रही हैं कि किस तरह से चुनाव में वोट लेने के लिए नहाने और डुबकी लगाने का ढोंग करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो वो तो खैर समय पर बिहार की जनता जवाब देगी। लेकिन जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, छठ पूजा के नाम पर पूर्वांचलियों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और बीजेपी को कहना चाहती है कि तुम्हारे ढोंग और दिखावे को
पूरा बिहार, यूपी, पूर्वांचल का आदमी जान चुका है। सर, एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और कहा जा रहा है कि करीब 15 राज्यों को लेकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आप लोगों ने देखिए, हमारा पहले दिन से स्टैंड है और फिर से अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, एसआईआर एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम गलती से ज्ञानेश कुमार है लेकिन उनका नाम अज्ञानेश कुमार होना चाहिए, वो अज्ञानेश कुमार जी एसआईआर के माध्यम से बिहार में इतना बड़ा बवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं अपना जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ तब बिहार के वोटर माने जाओगे। सुप्रीम कोर्ट में उसकी लड़ाई चलती है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी मुश्किल से आदेश देता है, भाई आधार को भी आधार मानिए। झारखंड में आधार से वोट बन रहा था, पूरे देश में आधार से वोट बन रहा था। घपला करने की नीयत से अज्ञानेश कुमार ने कहा बिहार में आधार से वोट नहीं बनेगा। फिर आधार को आधार माना गया, कहा गया हम ये वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, एसआईआर गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं। तो गहन पुनरीक्षण में क्या निकला, सितंबर 2025 तक, ये आंकड़े नोट कर लीजिएगा, भारत की सरकार का आंकड़ा है कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के करीब करीब 8 करोड़ 22 लाख लोग बिहार में रहते हैं। जो लोकसभा का चुनाव हुआ तब बिहार में मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 80 लाख थी। अगर आप गहन पुनरीक्षण कर रहे थे तो मतदाताओं की संख्या 8 करोड़ 20 लाख, 8 करोड़ 18 लाख, 8 करोड़ 22 लाख होनी थी, क्योंकि 18 वर्ष से आयु के लोग 8 करोड़ 22 लाख है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार कह रही है। लेकिन जो गहन पुनरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ, उसके बाद आज की तारीख में बिहार के चुनाव की लिस्ट में, वोटर लिस्ट के अंदर 7 करोड़ 42 लाख लोग हैं, यानी कि 80 लाख वोट घटाए जा चुके हैं और 5 लाख वोट डुप्लीकेट हैं और 1 लाख वोट लगभग बिना नाम के हैं और कुल 315 विदेशी नागरिक मिले हैं, जिसमें 78 मुसलमान और बाकी नेपाल के हिंदू हैं। ये है एसआईआर। एसआईआर एक फर्जीवाड़ा है, एसआईआर एक घपला है, एसआईआर एक घोटाला है जो बीजेपी के एजेंट के तौर पे मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में पूरे देश में होने जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में की पढ़ने वाली छात्रा का सर एसिड अटैक हुआ दिल्ली के अंदर, क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ब्रेव सोल नाम की एक संस्था है जिसके साथ काम भी करता हूँ, शाहीन मलिक जी उसकी अध्यक्ष हैं, और ये जो एसिड अटैक के विक्टिम्स होते हैं, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। कितनी पीड़ा होती है उनको। हम आप तो एक बार किसी की मृत्यु हो जाती है 10-15 दिन 20 दिन रोके अपने उस गम को धीरे धीरे भुला लेते हैं, लेकिन जो एसिड पीड़ित होता है, एसिड विक्टिम होता है, वो हर दिन मरता है। वो महिला हर दिन मरती है जब अपना चेहरा उस शीशे के सामने देखती है। तो ये बहुत बड़ी घटना है और जिन घटनाओं पर लंबे समय से पूरी तरीके से रोक लगाने की बात हो रही है और एसिड की बिक्री पर रोक लगाने की बात हो रही है, उस पर सरकार ने समय रहते काम नहीं किया और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। बाकी मैं दिल्ली जा रहा हूं तो और पता करके मैं उन परिवारों से मिलने की कोशिश करूंगा। बिहार की चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का सर एक बयान आया कि सत्ता में आएंगे तो वह कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। वक्फ कानून तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये कूड़ेदान में डालने योग्य है। ये तो नफ़रत फैलाने की दृष्टि से ही बनाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी बातें मानी जो बातें हमने उठाई थी। तो अभी बहुत सारे मुद्दे उसके बचे हुए हैं। तो वक्फ कानून जबरन थोड़ी थोपा जा सकता है इस देश के लोगों पर। सर, अभी तक चर्चाएं थी कि महागठबंधन सीएम का चेहरा का चुनाव नहीं कर पा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव का चुनाव कर चुकी है। और वही देखने को मिला भी पीएम मोदी हाल ही में नीतीश कुमार को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और यहाँ तक कि चिराग पासवान को पीछे कर दिया। क्या लगता है सीएम का चेहरा इस बार नीतीश कुमार ही होंगे बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार जी का भविष्य उनकी पार्टी को मिलने वाले नंबर के ऊपर निर्भर करेगा। अगर नंबर उनके पक्ष में होगा तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना देगी। अगर नंबर उनके पक्ष में नहीं होगा तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि नीतीश कुमार जी 101 सीट पे लड़ रहे हैं और बीजेपी वाले 142 सीट पे लड़ रहे हैं। 142 सीट पे 29 चिराग पासवान के, 6 मांझी के, फिर 6 उनके कुशवाहा जी के, ऐसे ऐसे करके जो उन्होंने सीटें दी हैं। तो ये सब के सब सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। नीतीश जी तो अकेले 101 सीट पे लड़ रहे हैं। तो उनका क्या हाल करेंगे भाजपाई, ये तो चुनाव परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। तो सारा खेल लोकतंत्र में नंबर का है, जिसके हक में होगा वो बनेगा। सर, बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस को एक पाकिस्तानी जनरल को एक विवादास्पद नक्शा भेंट करते हुए देखा गया, जिसको लेकर के जो है बांग्लादेश का हिस्सा भी दिखाया गया उसमें। देखिए, मैं इस घटना के बारे में जानता नहीं, तो ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दे सकता हूँ।